रियल एंड अपेरेंट डेप्थ्स। तो रियल एंड अपेरेंट डेप्थ्स में है, इट इज ऑन अकाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट द अपेरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम इज लेस देन द रियल डेप्थ। तो रिफ्रैक्शन की वजह से ये ऐसा होता है कि जो अपेरेंट डेप्थ है ना, वो ऐसी लगती है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी डेंसर मीडियम में रखा हुआ है तो उसकी रियल डेप्थ जो अपेरेंट डेप्थ है, अपेरेंट डेप्थ यानी कि जो डेप्थ हमको दिखाई देती है, जो अपीयर होती है, वो ऐसा लगता है कि जैसे कम है, लेकिन होती क्या है, होती थोड़ी ज़्यादा है। तो apparent depth of an object placed in denser medium is less than the real depth, तो रियल डेप्थ से कम दिखाई देती है हमको। इसीलिए कहते हैं कि भाई पहले गहराई देख लो उसकी, उसके बाद ढंग से उतरना स्विमिंग पूल में। क्योंकि क्या होता है कि उतर तो जाते हैं, लगता है कि भाई गहरा नहीं है, और जब उतर जाते हैं उसके बाद तब पता चलता है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा गहरा है। फिगर शोज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ बीकर filled with water. The rays OA and OB starting from O are refracted along AD and BC respectively। ठीक है, अब जरा डायग्राम आपको बनाकर दिखा देते हैं इसका, रियल और अपेरेंट डेप्थ का क्या है। अब यहाँ तक हमने माना कि इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो एयर के कंपैरिजन में वाटर जो है वो तो डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है। अब यहाँ हमने ये कहा कि रेज ऑफ लाइट, यहाँ पर नीचे कोई ऑब्जेक्ट रखा है ना, कोई एक पॉइंट है। अब हम कितना देख सकते हैं, हम ये कहेंगे कि हम एक लाइन में देख सकते हैं, थोड़ा सा फैला हुआ कोई किसी चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि नहीं बहुत बड़ी कोई चीज़ है तो उसको नहीं देखा जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको टीवी देखना है, तो टीवी जो है, टीवी की अगर बहुत बड़ी स्क्रीन है, मान लीजिए 50 इंच 75 इंच 100 इंच के टीवी आते हैं, तो अगर मान लीजिए कि 100 इंच का कोई टीवी है और आप उसको नज़दीक से जाकर देख रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा नज़दीक से जाकर देख रहे हो तो आपको उसका थोड़ा सा पोर्शन दिखाई देगा, पूरा टीवी नज़र नहीं आएगा। तो आपकी लाइन ऑफ साइट जो है, धीरे 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 जब आप दूर जाते हो ना, तब लाइन ऑफ साइट धीरे 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 वो जो आपकी साइट है वो ब्रॉड होती चली जाती है, नहीं तो एक स्ट्रेट लाइन में आप थोड़ा सा ही देख पाते हैं। तो हमने कहा कि मैं पूरा का पूरा स्विमिंग पूल है उसके पूरे के पूरे बॉटम को मैं देख पाऊँ, वो तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमने कहा कि हम किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करते हैं, हम ये देखते हैं कि वो पॉइंट हमको कैसा दिखाई दे रहा है, गहरा दिखाई दे रहा है या उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, वो देखते हैं। तो हमने ये कहा कि यहाँ पर नीचे कोई एक पॉइंट हमने ले लिया O, O को हम बोल देते हैं O फॉर ऑब्जेक्ट, कि हम ऑब्जेक्ट देखना चाह रहे हैं। अच्छा, तो O यहाँ पर एक पॉइंट है, और यहाँ ऊपर ऑब्जर्वर की आई है, तो हमने यहाँ पर ऐसे आई बना दी। ये आई बना लिया हमने इस तरीके से, और यहाँ से हमने ये कहा कि ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज ऑफ लाइट निकलती हैं। हमने कहा कि एक रे ऑफ लाइट, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट निकलेंगी किसी भी ऑब्जेक्ट में से, तो आप क्या करेंगे, आप कोई दो रेज ऑफ लाइट की बात करते हैं, कोई दो रेज ऑफ लाइट। तो एक रे ऑफ लाइट हमने ऐसी ले ली जो बिल्कुल सीधी आ रही है, नमस्ते, एक रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी जा रही है। तो ये हम जानते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी भी मीडियम की बाउंड्री पर नॉर्मली स्ट्राइक करती है, यानी कि परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है, तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता। डेविएशन मतलब बेंडिंग नहीं होती, बेंडिंग नहीं होती मतलब किसी भी तरीके का रिफ्रैक्शन नहीं होता, उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। अच्छा, तो ये वाली तो हमारी ऐसे ही निकल गई, एक रे ऑफ लाइट तो ऐसे निकल गई। उसके बाद दूसरी रे ऑफ लाइट की बात करते हैं, तो दूसरी रे ऑफ लाइट को हम एक एंगल पर मान लेते हैं। हमने कहा कि चलिए ये रे ऑफ लाइट इस एंगल पर जा रही है। अब जब इस एंगल की हमने बात करी तो हम कहेंगे कि भाई जब ये रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे जा रही है, तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर जो है ये डेंसर मीडियम है, ये वाटर है, ये वाटर है और ये एयर है। तो रे ऑफ लाइट कहाँ से जा रही है, वाटर से एयर में जा रही है। तो इसका मतलब जब ये रे ऑफ लाइट यहाँ स्ट्राइक करेगी तो ये इंसिडेंट रे की तरह बिहेव कर रही है। तो यहाँ पर आपने एक नॉर्मल बना लिया, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, ये बना लिया। अब अगर चेंज ऑफ मीडियम ना होता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे ही जाती सीधी, इसी रास्ते, जिस रास्ते जा रही है इसी रास्ते सीधी चली जाती। लेकिन चेंज ऑफ मीडियम हो रहा है, चेंज ऑफ मीडियम हो रहा है मतलब डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहे हैं, डेंसर से रेयरर में जाएंगे तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से दूर की तरफ भागेगी। तो भाई ये ऐसे चली गई, ऐसे, ठीक है।
अब ये जो डॉटेड लाइन चाहे तो बना लो चाहे हटा दो, आपकी मर्जी है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे हमने ये कहा कि ये जो है ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो मैं यही दिखाऊंगा ना। यहाँ पर क्या दिखा सकते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन दिखा ही नहीं सकते, रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है, नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है। तो जब नॉर्मल स्ट्राइक करती है कोई भी रे ऑफ लाइट तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? 0 डिग्री, ठीक है ना। तो इसको तो हमने ऐसे दिखा दिया, सीधी लाइन जा रही है, ठीक। अच्छा, दो रेज ऑफ लाइट, आप ये देखिएगा मिरर में भी हमने देखा था, किसी भी ऑब्जेक्ट में से, ठीक है, मिरर में भी हमने देखा था किसी भी ऑब्जेक्ट में से दो रेज ऑफ लाइट निकलती है, ठीक है। और दो रेज ऑफ लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है, क्या होती थी? रिफ्लेक्ट। अब मैं बात कर रहा हूँ रिफ्रैक्शन की। तो दो रेज ऑफ लाइट जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो जहां वो मिलेंगी ना ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज वहां बनेगी। रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट जहां पर मिलती थी वहां पर इमेज बनती थी, यहां पर भी वही है, रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट जहां मिलेंगी इमेज वहां बनेगी। तो जरा देखना, ये जो नॉर्मली ऐसे ही जा रही है तो भाई इंसिडेंट रे भी यही है, रिफ्रैक्टेड रे भी है। रिफ्रैक्टेड रे ऐसे 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 जाती चली जाएगी, ये रिफ्रैक्टेड रे ये है, क्या ये मिलेंगी कहीं? नहीं मिलेंगी। तो जब रेज ऑफ लाइट ऐसे दूर जाती हैं, वाइडली अपार्ट होती हैं, तो उनको मिलाने का तरीका होता है कि पीछे एक्सटेंड कर दो उसको, उसको पीछे एक्सटेंड कर दो। तो आप क्या करेंगे, इसको, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसको पीछे एक्सटेंड कर देंगे। तो पीछे एक्सटेंड करने पर आपने देखा कि अरे ये तो यहां पर मिल गई। यहां पर मिलने का मतलब क्या है? यहां पर मिलने का मतलब ये है कि इमेज यहां बन गई। किसकी इमेज बन गई? ये जो आप जिस पॉइंट को, आप स्विमिंग पूल के ऊपर खड़े होकर आप किसी एक पॉइंट को देख रहे हो, ठीक है। पूरे स्विमिंग पूल का बॉटम वो तो नहीं देख सकते ना, देखना पड़ता है, अच्छा उधर कोई है, उधर कोई है, उधर कोई है, लेकिन आप एक जगह तो कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो आप जिस पॉइंट को देख रहे हैं वो पॉइंट आपको जहां पर होना चाहिए वहां नहीं दिखाई दे रहा, उससे थोड़ा सा ऊंचा दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट यहीं पर आकर मिल रही है, यहां पर आकर मिल रही है, इसको आप आई बोल दीजिए। और यहीं से धोखा हो जाता है कि भाई अपेरेंट डेप्थ है, अपेरेंट जो डेप्थ है वो आपको लग रहा है अरे बस इतना सा गहरा है, और जब उसमें उतरते हैं तो फिर बचाओ बचाओ, ठीक है ना, फिर वहां पर डूबने के अलावा कुछ ऑप्शन बचता नहीं है। चलिए जी, अब देखिएगा, हाँ वही है, आप ये देखिएगा कि जब हमने ये कहा कि ये स्विमिंग पूल है, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है उसको, तो जब देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रियल और अपेरेंट डेप्थ की, 10th में भी था ये टॉपिक। तो रियल और अपेरेंट डेप्थ में ये होता है कि हम किसी एक ऑब्जेक्ट पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, मतलब हम स्विमिंग पूल का जो बेस है, जो बॉटम है, उसके किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। उस एक पॉइंट को मैंने बोल दिया ओ, ठीक है। तो अब उसको मान लो कि कोई कॉइन पड़ा हुआ है उसके अंदर, हम उस कॉइन पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, कॉइन को देख रहे हैं। तो जब हम कॉइन को देख रहे हैं तो हम ये कहेंगे भाई ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर से इनफाइनाइट रेज ऑफ लाइट निकलती हैं। तो हमने कहा बहुत सारी रेज ऑफ लाइट निकलेंगी, हम तो कोई दो लेकर चलेंगे, कोई दो लेकर चलेंगे। तो हमने कहा कि एक रे ऑफ लाइट तो ये हो गई जो ऐसे सीधी जा रही है, और एक रे ऑफ लाइट मैंने ऑब्लिक ले ली, ऑब्लिकली मतलब एट एन एंगल ले ली। तो एक रे ऑफ लाइट तो ये हो गई, तो ये 90 डिग्री पर स्ट्राइक कर रही है तो ये तो सीधी निकल जाएगी। और एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है तो भाई क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर ये रिफ्रैक्टेड रे आएगी और एक ये रिफ्रैक्टेड रे, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज ऐसे जा रही है, मिलेंगी नहीं कहीं पर। तो मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर मिल गई पॉइंट आई पर, और जहां मिली वहीं पर हम कहते हैं कि इमेज बनती है। तो यहाँ पर इमेज बन रही है, किसकी इमेज? इस ऑब्जेक्ट की इमेज। यानी कि अगर सिक्का है, नीचे कोई कॉइन पड़ा हुआ है, तो वो कॉइन ऐसे दिखाई देगा, वो हाथ मारते रहो, यार हाथ में नहीं आ रहा, चक्कर क्या है? वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो आपका मतलब अपेरेंट उसकी इमेज है। अपेरेंट इमेज मतलब दिख रहा है ऐसा कि वहां पर है, लेकिन एक्चुअली वहां पर नहीं है, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, figure shows a point object O placed at the bottom of a beaker filled with water. The rays OA and OB starting from O are refracted along AD and BC respectively. ये जो पूरी कहानी है इसको आप बनाकर भी लिख सकते हैं। रियल एंड अपेरेंट डेप्थ अगर पूछा जाए तो ये पूरी जो थ्योरी है एज इट इज, इसका रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा एक चीज और, इसमें ये हमारा जो इंसिडेंट रे है जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये तो हो गया आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये पूरा हो गया आर, बीच की डॉटेड लाइन सिर्फ समझाने के लिए बनाई थी, चाहे हटा दो उसको, ये आर हो गया। अब आप ये देखिएगा कि ये नॉर्मल और ये भी तो नॉर्मल है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई, तो ये आर है तो भाई ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अच्छा ये आई है तो ये भी आई होगा, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसको आई और इसको आर दिखाया है, ठीक है।
और रियल डेप्थ जो है वो तो ये होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड रियल डेप्थ, दिस इज कॉल्ड रियल डेप्थ। और यहाँ से यहाँ तक ये जो है आई तक, दिस इज कॉल्ड अपीयरेंट डेप्थ, अपीयरेंट डेप्थ। सही है। These rays appears to diverge from point I, so I is the virtual image of O. Clearly, the apparent depth AI is smaller than the real depth AO. That's why a water tank appears shallower or an object placed at the bottom appears to be raised. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पड़ा हुआ है पानी के किसी कंटेनर में तो थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ वी हैव, अब जरा स्नेल्स लॉ देखें। स्नेल्स लॉ कैसे लगेगा? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं वाटर से एयर में, तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे डब्ल्यू म्यू ए, डब्ल्यू म्यू ए, क्योंकि हम वाटर से एयर में जा रहे हैं। डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू, तो वाटर के अंदर ही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, तो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी साइन आई कितना है भाई? साइन आई है। अब इनको ना पॉइंट्स को नाम भी दे रखा है हमने। ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को बोल दिया ए, ये आई है, ये ओ है, और इस वाले पॉइंट को बोल दिया बी। ठीक है, इसको बोल दिया सी और इसको बोल दिया डी, इस तरह से। तो जब साइन आई की बात करेंगे तो आई कहाँ पर बन रहा है? ये पूरे बड़े ट्राइंगल में बी ए ओ में। ठीक है, तो साइन आई क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ बी। ठीक है, तो साइन आई हो जाएगा हमारे पास, साइन आई हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी। साइन आर क्या हो जाएगा? अगेन ये भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए बी अपॉन आई बी। और हम ये जानते हैं जब भी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि रैशनल नंबर ऊपर है, भाई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब रैशनल नंबर, तो और नीचे भी रैशनल है, तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर ना न्यूमरेटर में आ जाता है। तो ए बी इंटू आई बी मल्टीप्लाइड बाई बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो ओ बी इंटू ए बी। अब ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारे पास क्या बचा? आई बी अपॉन ओ बी, आई बी अपॉन ओ बी, या बी आई अपॉन बी ओ बोल दो। अच्छा, तो डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू बी आई अपॉन बी ओ। पेज नंबर 28 पर आ चुके हैं अब हम। डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू बी आई अपॉन बी ओ। ठीक है, बी आई अपॉन बी ओ, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। आगे चलते हैं। As the size of the pupil is small, the ray BC will enter the eye only if B is close to A. As the size of the pupil is small, वही मैं बता रहा हूँ, जो आँख है हमारी, आँख तो उतनी बड़ी नहीं है ना कि हम बहुत दूर तक का देख पाएँ। तो क्या होता है कि आई तो बहुत छोटी है, प्यूपिल का साइज बहुत छोटा है, तो इसको हम प्रॉपरली तभी देख पाएंगे जब ये जो बी वाला पॉइंट है ये ए के काफ़ी नज़दीक हो। ठीक है, वही मेंशन यहाँ पर कर रखा है। एज द साइज ऑफ द प्यूपिल इज स्मॉल, द रे बी सी विल एंटर द आई ओनली इफ बी इज क्लोज टू ए। तो ये जो बी सी वाली रे है ये आई में तभी एंटर हो पाएगी जब बी ए के क्लोज होगा। अच्छा, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि अगर बी ए के काफ़ी क्लोज हो गया तो लगभग भी यहाँ पर हो गया, तो आप ये कहेंगे कि बी आई बोलो या ए आई बोलो, लगभग एक ही बात है। समझ गए? बी आई बोलो या ए आई बोलो, एक ही बात है। अच्छा, फिर मन में ये आता है कि अरे भाई जब बी को ए के क्लोज ही होना था तो ये दूर क्यों दिखा रहे हैं? दूर इस वजह से दिखा रहे हैं क्योंकि फिर वो इतने छोटे छोटे से ट्रायंगल बनेंगे, समझने में दिक्कत होगी, इसलिए उसको फैलाकर दिखा रहे हैं। समझ गए? इसलिए फैलाकर दिखा रहे हैं। तो बी एक्चुअल में ए के काफ़ी पास में होता है। सही है। तो अब आप ये देखिएगा कि जब बी ए के काफ़ी पास में है तो ए आई बोलो या बी आई बोलो, लगभग एक ही बात। तो वही मेंशन कर रखा है कि बी आई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ए आई, बी आई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ए आई। और इसी तरीके से आप जब ये बी इतना नज़दीक हो गया तो बी ओ बोल दो या ए ओ बोल दो, वो भी एक ही बात है। तो बी ओ इज इक्विवेलेंट टू ए ओ, बी ओ और ए ओ लगभग ये दोनों भी बराबर होंगे।
अच्छा, देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, यही जो आपकी इक्वेशन 1 है इसको फिर कैसे लिखा जा सकता है, देयरफॉर डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू बी आई की जगह आप लिख दीजिए ए आई और बी ओ की जगह लिख दीजिए ए ओ, ठीक है। अच्छा, और पलट दो इसको, डब्ल्यू म्यू ए को क्या लिख सकते हैं, 1/a/μw, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इज इक्वल टू ए आई अपॉन ए ओ, रेसिप्रोकल ले लो, a/μw इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ए आई, ठीक है। अभी a/μw क्यों करा, a/μw इस वजह से करा कि जब भी कभी हम ये कहते हैं ना कि हम एयर से किसी मीडियम में एंटर कर रहे हैं, तो जैसे हम एयर से वाटर में एंटर कर रहे हैं तो ये कहलाएगा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू ए ओ क्या है भाई, रियल डेप्थ, और ए आई क्या है, अपीयरेंट डेप्थ, और रियल डेप्थ अपॉन अपीयरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ अपॉन अपीयरेंट डेप्थ, ये हो गया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपीयरेंट डेप्थ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगला इन्होंने दे रखा है कि अपीयरेंट डेप्थ इज इक्वल टू, अगर अपीयरेंट डेप्थ निकालनी है तो रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, वो कुछ नहीं, इसी को रीअरेंज करके लिखा हुआ। एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम अदर देन वैक्यूम इज ग्रेटर देन यूनिटी, सो द अपीयरेंट डेप्थ इज लेस देन द रियल डेप्थ, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं कि जो रियल डेप्थ है वो हमेशा अपीयरेंट डेप्थ से कम होगी। क्यों होगी कम, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होगा, सोचिएगा कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू कह रहा हूँ, चलो इसको मैं, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ आर डी अपॉन अपीयरेंट डेप्थ ए डी। अब म्यू की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की खास बात ये होती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसी भी मीडियम का, एयर जो है वो सबसे ज़्यादा रेयर मीडियम होता है, उससे ज़्यादा रेयर और कुछ नहीं होता। एयर बोलो वैक्यूम बोलो एक ही बात है। रे ऑप्टिक्स में एयर और वैक्यूम वो इस तरह से लिया जाता है दोनों को सेम, क्योंकि एयर में और वैक्यूम में दोनों में स्पीड ऑफ लाइट सेम रहती है। तो म्यू जो है, म्यू की वैल्यू 1 होती है एयर के केस में, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज 1। और बाकी दुनिया में जितने भी सारे मीडियम हैं एयर के अलावा, वो सारे के सारे एयर से डेंसर ही हैं, डेंसर हैं, तो इसका मतलब क्या है, उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो म्यू इज ग्रेटर देन 1, म्यू इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब जब म्यू ग्रेटर देन 1 है, देयरफॉर आर डी अपॉन ए डी इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि आर डी अपॉन ए डी तो म्यू के इक्वल है, तो आर डी अपॉन ए डी इज ग्रेटर देन 1, तो आर डी इज ग्रेटर देन ए डी। इसका मतलब अपीयरेंट डेप्थ हमेशा कम ही होगी, रियल डेप्थ से कम ही होगी अपीयरेंट डेप्थ, ठीक है। चलिए जी अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे नॉर्मल शिफ्ट। अब ये नॉर्मल शिफ्ट क्या है, ये छोटा सा टॉपिक है नॉर्मल शिफ्ट। द हाइट थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रेज्ड इन अ डेंसर मीडियम इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। कितना रेज्ड है, कितना रेज्ड है, हम ये कहेंगे कि रियल डेप्थ में से, रियल डेप्थ में से अपीयरेंट डेप्थ को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये वाला है उसका नॉर्मल शिफ्ट, कि वो कितना शिफ्ट हो गया ये निकालना है, ठीक। तो आप ये देखिए, नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस अपीयरेंट डेप्थ। नॉर्मल शिफ्ट बोल देते हैं बस इसको, रियल डेप्थ माइनस अपीयरेंट डेप्थ, ये हो गया नॉर्मल शिफ्ट, ठीक। इसके बाद आप ये देखिएगा कि नॉर्मल शिफ्ट को हमने बोल दिया स्मॉल डी, ये जो है इसको बोल दिया स्मॉल डी नॉर्मल शिफ्ट को, तो स्मॉल डी इज इक्वल टू ए ओ माइनस ए आई। रियल डेप्थ मतलब ऑब्जेक्ट तक सचमुच की जो डेप्थ है, तो वो क्या कहलाएगी, ए ओ। अपीयरेंट डेप्थ मतलब इमेज तक की डेप्थ, अपीयरेंट डेप्थ इमेज तक की डेप्थ, इमेज वाली डेप्थ को क्या कहेंगे, ए आई, ए ओ माइनस ए आई हो जाएगा। अब इसके बाद
डी को तो डी ही रहने दो, ठीक है, और ए ओ को ए ओ ही रहने दो। और ये जो ए आई है, इस ए आई को क्या बोल सकते हैं, ए म्यू डब्ल्यू है ना, ए म्यू डब्ल्यू को ही हमने म्यू बोल दिया, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया। तो ए आई की जगह ए आई को इधर ले आओ, म्यू को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन म्यू। तो ए ओ माइनस ए ओ अपॉन म्यू। अब यहाँ से क्या करा, यहाँ से ले लिया ए ओ कॉमन, तो ए ओ ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ये हो गया। और जो ये है ए ओ, इसको आप ये कह देंगे कि पूरे मीडियम की थिकनेस है, मीडियम की थिकनेस, कि भाई मीडियम की थिकनेस कितनी है, कितना है मीडियम, क्या भरा हुआ है इसके अंदर। ज़रूरी है कि वाटर हो, मरकरी हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है। तो हमने उसको ए ओ को टी बोल दिया, तो डी इज इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, हो गया। बताइए जी, क्लियर है। डी क्या कहलाता है, नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई रियल डेप्थ बताइए, रियल डेप्थ का और अपीयरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है, वो आपने बता दिया। साइड में ये पूछा जा सकता है कि भाई नॉर्मल शिफ्ट बताइए, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद अगला देखेंगे, अपीयरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। एट सनराइज एंड सनसेट, ये भी 10th में था, याद होगा, है ना, कि सनराइज और सनसेट। तो सनराइज से थोड़ा सा पहले ही हमको जो है वो सन दिखने लगता है। अब ये भी रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, और सनसेट के थोड़ी देर बाद यानी कि 2 मिनट बाद तक भी सन दिखता रहता है, तो ये भी रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। इसमें होता ये है कि हमको उसकी इमेज दिखाई देती रहती है सन की, ठीक है। तो वही देखेंगे, डायग्राम देख लीजिए जरा इसका। Apparent shift in the position of the sun at sunrise and sunset. एट सनराइज एंड सनसेट। तो हमने यहाँ पर ऐसे करा कि इस तरफ अर्थ है, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, है ना, और न जाने कितनी सारी लेयर्स। तो अब आप ये देखिएगा कि अर्थ पर यहाँ पर हमने देखा इस पॉइंट पर कोई खड़ा हुआ है, हम खड़े हुए, मान लो ऑब्जर्वर। बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो जैसे अर्थ है, तो अर्थ पर जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, तो एक लेयर होगी एटमॉस्फेयर की, दूसरी लेयर थोड़ा सा ऊपर आसमान की तरफ और उठते चले जाएंगे तो और मतलब दूसरी लेयर मिलेगी, थोड़ा और ऊपर उठेंगे तो और तीसरी लेयर मिलेगी। तो लेयर्स बहुत सारी होती हैं। और कई जगह क्या है कि जैसे मान लीजिए जहाँ पर हम रह रहे हैं, तो वहाँ पर अभी दीपावली के आसपास पहली ही लेयर जो है वो बिल्कुल पॉल्यूटेड हो जाएगी, बुरा हाल हो जाएगा, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन। फिर उससे थोड़ा सा ऊपर उठें, ठीक है। तो जब भी कभी दीपावली का टाइम आता है, तो हर घर में एक बार ये बात जरूर होती है, हर घर में डिस्कशन होता है, यार यहाँ से ना सब कुछ छोड़ छाड़ कर चलो कहीं पहाड़ों में चलते हैं। क्यों? क्योंकि सांस ही नहीं आती, दम घुटने लगता है, 2-2 महीने तक खांसी ही ठीक नहीं होती लोगों की, ठीक है। कोई गुड़ खाता है, कोई आंवला खाता है, कोई विटामिन सी की गोलियां खाता है, लेकिन कुछ आराम नहीं मिलता। तो वो वाली जो चीज़ है वो ये पहली वाली लेयर है एटमॉस्फेयर की, जो हम देखते हैं, हर साल देखते हैं, ठीक है। तो ये पहली लेयर हो गई। उस पहली लेयर से थोड़ा सा ऊपर उठे यानी कि पहाड़ों की तरफ गए, ठीक है, तो थोड़ी सांस आनी शुरू हुई। तो क्या है कि वहाँ पर एटमॉस्फेयर क्या है, रेयरर है, खुला खुला है। यहाँ पर डेंसर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी गंदी गैसेस सारी की सारी वो एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं।
उससे थोड़ा सा और ऊपर चले गए, और ऊपर गए तो और ज़्यादा रेयरर हो गया, कुछ ज़्यादा ही ऊपर चले गए लद्दाख में, तो वापस भाग कर आना पड़ गया कि भाई यहाँ तो ऑक्सीजन ही नहीं है, बुरा हाल है। वहाँ पर भी दिक्कत होती है लोगों को, सिलेंडर वगैरह लेकर जाते हैं ऑक्सीजन के। तो ये है। और फिर कई बार ऐसा होता है कि और उससे ऊपर के एटमॉस्फेयर में अगर आप गए, ठीक है, तो और उससे ऊपर के एटमॉस्फेयर में पता चला कि वहाँ पर तो डेंसर है मीडियम। डेंसर क्यों है? क्योंकि वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, क्लाउड्स के नज़दीक पहुँच गए। तो क्या है कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट एटमॉस्फेयर की इतनी सारी लेयर्स को कवर करती हुई आती है तो भाई सीधी नहीं आती, ठीक है ना, सीधी नहीं आती। एक एक मीडियम आया, दूसरा मीडियम आया, तीसरा मीडियम आया, मीडियम पर मीडियम, मीडियम पर मीडियम, चेंज पर चेंज होते चले जाते हैं। और जब वो लाइट रे अर्थ तक एंटर होने वाली होती है ना, तो वो कैसे करती है, वो रेयरर, थोड़ा सा डेंसर, थोड़ा सा डेंसर, थोड़ा सा डेंसर, और बिल्कुल नज़दीक आते आते तो कुछ ज़्यादा ही डेंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है, और जब रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो हमें उतना ज़्यादा बारीकी से यहाँ पर दिखाना नहीं है कि हर लेयर पर मैं यहाँ पर एटमॉस्फेयर का वो नॉर्मल बना रहा हूँ, उसकी बेंडिंग दिखा रहा हूँ, वो नहीं दिखाना। आप यहाँ क्या करेंगे, आप ये कहेंगे कि ये होराइजन है, होराइजन। होराइजन क्या होता है? होराइजन ये है कि आप खड़े हुए हैं कहीं पर कुरुक्षेत्र के मैदान में, और आप वहां पर देख रहे हैं कि मेरी नज़र कहाँ तक जा रही है, ठीक है। कुरुक्षेत्र का मैदान ही है बस ऐसा, नहीं तो रास्ते में कहीं बिल्डिंग है, कहीं पेड़ पौधे हैं, कहीं कुछ है, कुछ ना कुछ दिख जाता है। या फिर आप गोवा पहुंच गए, वहां पर बीच पर कोने में खड़े हुए हो, अब देखूंगा जी कोने तक कहाँ तक नजर आती है, जा रही है। क्यों? क्योंकि वहां बीच में कहीं कोई कंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो वहां पर आपको लास्ट में कि हाँ भाई दूर तो ये ना आसमान कुछ मिलता हुआ नजर आ रहा है, ज़मीन से, पानी से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वो मैदान में देख रहे हैं तो भी मिल गया भाई, वो आसमान मिल गया वहाँ पर। तो क्या है कि उसी पॉइंट को हम होराइजन बोलते हैं। तो ये, अच्छा ये होराइजन है क्या? ये होराइजन क्या है जो मिलता हुआ नज़र आ रहा है? ये होराइजन ऐसा है जैसे ये दिल्ली रोड है ना, या उधर को मुंह कर लेंगे तो मेरठ रोड हो जाएगी, इधर को तो दिल्ली रोड। तो इधर से देखते हैं तो क्या सीधा दिल्ली नज़र आ जाता है, या इधर से देखने से सीधा मेरठ दिखाई दे जाता है? वो कर्व आते हैं रोड में, तो रोड सीधी नहीं है। तो इसलिए हमें खुले मैदान की ज़रूरत होती है किसी चीज़ को देखने के लिए। तो अब अगर हम किसी खुले मैदान को देख रहे हैं ना, तो तब वहाँ पर जाकर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि भाई अर्थ जो है वो स्फेरिकली होती है। वो चलते जाएंगे तो जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है ना, उस कोने पर जाकर अर्थ जो है वो कर्व लेती है ना, स्फीयर है ना। तो थोड़ा थोड़ा हम कितना देख लेते हैं, हम तो देख लेते हैं कि अच्छा हाँ यार ये ग्राउंड बहुत बड़ा है, ये ग्राउंड थोड़ा और बड़ा है, तो हमने कहा कि चलो ठीक है, इतने ग्राउंड तक ही हमारी नज़र जाती है, तो वहाँ तक तो हमें सब कुछ प्लेन दिखाई देता है। लेकिन अगर इतना बड़ा मैदान हो, कोई बैटल फील्ड जैसे कुरुक्षेत्र वाला मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या, वहाँ दूर तक आपकी नज़र जाएगी, तो वो दूर में ना वो कर्व लेगा। अब जब वो कर्व लेगा, तो जब सूरज निकलता है ना, तो वो उस कर्व के उधर से निकलता हुआ आता है, ठीक है। तो वो कर्व के उधर से, यानी कि होराइजन के, ये होराइजन है, होराइजन के इधर से वो निकलता हुआ आ रहा है, ठीक, ये हो गया। तो ये सन की एक्चुअल पोजीशन है। अब है क्या, बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं, बहुत सारी लाइट रेज आ रही है। तो कोई लाइट रे इस तरह से आ रही है अर्थ पर, मुझे मतलब थोड़ी है, यहाँ आती है भाई, आती रहे, मेरे तक कौन सी लाइट रे आ रही है, मुझे तो उससे मतलब है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, तो मुझे तो उससे मतलब है। तो हम ये कहेंगे कि अच्छा यहाँ से लाइट रे आ रही है, तो बहुत सारी जब रेज ऑफ लाइट को, बहुत सारी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को जब ये क्रॉस करती हुई आएगी कोई रे ऑफ लाइट, तो वो रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी, ऐसे घूमती हुई आएगी, ठीक है ना। और मतलब इतना बेहतरीन पाथ नहीं बनता कि ऐसे मतलब बिल्कुल आपने ऐसा बेहतरीन सा कर्व बना दिया, नहीं नहीं नहीं, टिक 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 ऐसे जिगजैग होती हुई आएगी, आगे जिगजैग होती हुई आने के बाद ऑब्जर्वर तक पहुंची। तो ऑब्जर्वर आंख पर पट्टी बांध कर खड़ा हुआ है, तो उसको तो कुछ नहीं दिखाई देगा, आंखों से देख रहा है। तो हमें कोई भी चीज़ अगर दिखाई देती है तो वो सीधी रे में है, वो दिखाई देती है, ठीक है। तो सीधी लाइन में होनी चाहिए, लाइन ऑफ साइट हमारी स्ट्रेट है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे 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 ऐसे, ये यहाँ तक तो ठीक गया, इसके बाद तो ये मुड़ गई, तो ये नहीं दिखाई देगा मेरे को। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइन ऑफ साइट जाकर ये रहा सन जी, ये दिखाई दे गया मेरे को ना, मेरे को तो सीधी लाइन में ही कोई चीज़ दिखाई देती है, तो यहाँ तक हमको दिखाई देगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सन की एक नकली इमेज बन जाएगी, वर्चुअल इमेज। अब दिमाग में फिर वही आता है,
वो नकली इमेज कैसे बन गई? कोई मिरर लगा हुआ है? मिरर नहीं लगा हुआ, रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? रिफ्रैक्शन ये हो रहा है कि अलग अलग एयर के लेयर्स हैं, तो अलग अलग लेयर्स हैं एयर की, तो अलग अलग लेयर पर अलग अलग बेंडिंग हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से ये मेरे को यहाँ पर दिखाई देने लगता है, तो ये उसकी इमेज हो गई, ठीक है। तो क्योंकि हमें सीधी लाइन में दिखाई देता है, तो इस वजह से हमने, हमारी जो लाइन ऑफ साइट है, हमारी लाइन ऑफ साइट तो ऐसे देखेगी सामने, और जब यहाँ पर सामने देखेगी तो इसकी इमेज दिखाई दे जाएगी हमको, और हम कहेंगे हाँ भाई सूरज निकल गया। तो सूरज निकला नहीं है, वो उसकी अभी इमेज दिख रही है। और थोड़ी देर बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ी देर बाद, वो भी फिक्स्ड है, कैलकुलेटेड है, 2 मिनट है, 2 मिनट बाद, तो 2 मिनट बाद ही ये सूरज धीरे 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 आके बैठ जाता है यहीं पर, ठीक है। और तब हमको लगता है भाई धूप अब बड़ी तेज निकल गई। सुबह सुबह तो थोड़ा लाल सा दिखाई दे रहा था, तो वो लाल सा इस वजह से दिखाई दे रहा था कि वो जो रेड लाइट है, अभी रेड लाइट ही पहुंची है जी आप तक। क्यों? क्योंकि विबग्योर में क्या होता है, आपको पता है कि रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, रेड लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा, ठीक है। वो आप तक रेड लाइट ही पहुंची है, और फिर धीरे धीरे वो रेड के पीछे ऑरेंज भी आई, ऑरेंज के पीछे जो येलो है वो भी आई, तो धीरे धीरे सारी आती चली गई। और जब सारी आती गई आती गई आती गई, मिक्स हो गई सारी की सारी, तो जब सारी मिक्स हो गई तो वाइट हो गई। अब सूरज जब निकला यहाँ पर तब वाइट दिखाई दे रहा है, हाँ भाई अब सफ़ेद हो गया। तो जब वो लाल से सफ़ेद हो जाए ना, समझ लेना कि अभी निकला है ये, ठीक है। उससे पहले तो मैं इसकी इमेज ही देख रहा था। क्लियर है सभी को? ठीक। अच्छा, अब यही सारी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। Due to atmospheric refraction, the sun is visible before actual sunrise and after actual sunset. With altitude, the density and hence refractive index of air layers decreases. ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होने का मतलब क्या है? रेयरर एटमॉस्फेयर होता चला जाता है, खुलापन आता चला जाता है विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड, जैसे जैसे हाइट। इसीलिए इसीलिए सबको पहाड़ याद आते हैं दीपावली के आसपास। अच्छा जी, तो द लाइट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द सन एज ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर लेयर्स, they bend more and more towards the normal. However, an observer sees an object in the direction of the rays reaching his eyes. So to an observer standing on the earth, the sun, which is actually आफ्टर सनराइज मतलब जब नॉर्मल ग्रेविटी रिलीज आ जाती है तो उस टाइम भी तो एटमॉस्फेयर कैसे लग रहा है? उस टाइम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लग रहा होता है, लेकिन सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है कि वो जो डेंसर लेयर है ना, वो डेंसर लेयर भी धीरे 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 इवेपोरेट कर देता है वहाँ से। डेंसर लेयर बनती कैसे? गैसेज हैं, एयर पार्ट, वाटर ड्रॉपलेट्स, उन सबको इवेपोरेट कर देता है। इसी वजह से जब भी, अब ये ज़्यादा टाइम रहा नहीं है, 1 महीने के अंदर आप देख लेंगे, 1 महीने के अंदर ये बार बार पेपर में भी लिखा हुआ आता रहेगा कि प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। धूप भी नहीं निकली है कई दिनों से, तो जिस दिन धूप निकलेगी उस दिन आप देखेंगे सारा क्लीन हो गया। तो वो धूप निकलने का मतलब ही ये है कि जब धूप निकली तो धूप निकलने से सारा का सारा जो बीच का जो पोर्शन है वो सब उसने क्लीन कर दिया, मतलब इवेपोरेट हो गए, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं इवेपोरेट हो गए। तो जो लेयर्स है ना अलग अलग, उनका सबका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी लगभग लगभग सब बराबर हो गया, ठीक है। और फिर अगेन जैसे ही शाम होती चली जाती है, तो शाम होती चली जाती है, तो फिर ठंडक होती जाती है, ठंडक होती जाती है, तो फिर वही अलग अलग लेयर्स बन जाती है। ये होता है। आगे चलते हैं। द अपीयरेंस शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ सन इज बाई अबाउट 0.5 डिग्री। 0.5 डिग्री की लगभग लगभग शिफ्ट होती है उसमें। Thus the sun appears to rise early by about 2 minutes, and for the same reason it appears to set late by about 2 minutes. This increases the length of the day by about 4 minutes. तो इसकी वजह से डे की जो लेंथ है वो लगभग लगभग 4 मिनट बढ़ जाती है, ठीक है। अब आगे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, 1 मिनट दीजिए मुझे, अभी आ रहा हूँ, फिर करवाता हूँ। हाँ भैया।
पीछे चलिए जी आगे देखते हैं अब इसका। पहला है क्वेश्चन, अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इन एयर enters a medium with refractive index 1.5, what will be the frequency and wavelength of light in that medium? तो एक तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है और एक वेवलेंथ निकालनी है। what will be the frequency and wavelength of light in that medium? ठीक है, जब मैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखवा रहा था तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जैसे ये होता है ना हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम अगर सिर्फ म्यू लिख रखा है तो ये देखते हैं कि वो कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है। अगर मान लीजिए वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है तो 1 म्यू 2 लिख दिया इसको। 1 म्यू 2 को हम ये बोलेंगे v1 अपॉन v2, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब जो v है, v जो है ये होता है न्यू इंटू लैम्बडा, ये याद है, न्यू इंटू लैम्बडा। चलिए अगर नहीं भी याद आए ना तो एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ हर बच्चे को पता ही होगी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। एक वेव की जो पूरी लेंथ होती है उसको वेव लेंथ बोल देते हैं, मतलब वेव ने एक साइकिल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, दैट इज कॉल्ड वेव लेंथ। तो डिस्टेंस जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू वेव लेंथ, इसीलिए वेव लेंथ की यूनिट भी मीटर होती है, ठीक है। तो आप डी की जगह लिख सकते हैं लैम्बडा। लैम्बडा क्या होती है? वेव लेंथ होती है किसी भी वेव की। जब उसने अपनी एक साइकिल कंप्लीट करी तो एक साइकिल कंप्लीट करने में जो वेव टाइम लेती है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, यानी कि कैपिटल टी, ठीक है। तो लैम्बडा अपॉन कैपिटल टी, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है लैम्बडा इंटू 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टाइम पीरियड ही फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है लैम्बडा इंटू न्यू, v इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू न्यू। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। तो अगर भूल जाए ना तो याद रखना डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाकर फटाफट ये निकाल लेना। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये जो स्पीड है ना और ये जो वेवलेंथ है ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर स्पीड बढ़ेगी किसी भी लाइट रे की स्पीड बढ़ेगी तो इसका मतलब उसकी वेवलेंथ भी बढ़ेगी, घटेगी तो वो भी घटेगी। तो v1 अपॉन v2 लिखने की बजाय आप इसको लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 भी लिख सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। अच्छा, तो वही ये पूछ रहे हैं, अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इन एयर, एयर में उसकी जो अब एयर, इसका मतलब लाइट जो है वो लाइट रे है कहाँ पर? वो एयर में है। क्वेश्चन नंबर 1, मतलब लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू, लिख दूं ग्लास, इसको याद रख लेना 1.5 ग्लास का ही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। हालांकि आगे फ्लिंट ग्लास, डायमंड ग्लास, 3-4 टाइप के ग्लासेस भी आएंगे, पर मेजरली जो नॉर्मल जो ग्लास यूज़ करते हैं ना उसमें तो 1.5 ही होता है। तो अब लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, तो कैसे लिखेंगे? ए म्यू जी इज इक्वल टू 1.5, तो ए म्यू जी इसका मतलब लैम्बडा ए अपॉन लैम्बडा जी इज इक्वल टू 1.5। यहाँ तक समझ गए भाई? वी ए अपॉन वी जी लिख सकते हो, पर वी नहीं दे रखा है, लैम्बडा दे रखा है, तो ठीक है लैम्बडा यूज करेंगे ना यहाँ पर। और लैम्बडा कितना दे रखा है? लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इन एयर, तो एयर में उसका कितना? 6000 एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्बडा जी इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? पावर 10 की पावर -10, 10 की पावर -10, ठीक है। तो 10 की पावर -10 होता है। अब जरा देखिएगा, ये बोल रहे हैं एंटर्स अ मीडियम, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ये क्या होगा? इसको इधर ले जाओ, 6000
अपॉन 1.5 इज इक्वल टू लैम्बडा जी। तो भाई पॉइंट गया, ऊपर एक ज़ीरो आ गया, 15, 4 ज़ा 60 और 3 ज़ीरो, तो लैम्बडा जी कितना हो गया 4000 एंगस्ट्रॉम। सही है, ठीक है। अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई आप उसको फ्रीक्वेंसी भी आपको उसकी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला है ही। फ्रीक्वेंसी ये होता है स्मॉल एफ बोल दो या न्यू बोल दो, एक ही बात है। लैम्बडा हम निकाल चुके हैं, न्यू निकालना है, लेकिन स्पीड नहीं पता अभी, तो स्पीड निकालनी पड़ेगी पहले। हम ये कहेंगे ऑल्सो वी ए अपॉन वी जी, वी ए अपॉन वी जी इज इक्वल टू 1.5। V1 अपॉन V2 बोलो या लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा बोलो, एक ही बात है। तो VA अपॉन VG 1.5 के इक्वल हो गया, ठीक है। VA क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन VG इज इक्वल टू 1.5। 1.5 2 ज़ा 3, VG को इधर ले आओ तो VG क्या हो गया 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक ठीक है, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, सिंस V is equal to nu lambda, therefore Vg is equal to nu g, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन ग्लास इंटू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। ये हो गया। अभी मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, तो न्यू जी इज इक्वल टू वी जी अपॉन लैम्बडा जी। हाँ जी, वी जी कितना है 2 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्बडा जी कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो 4000, अब तो ऐसा यूनिट में निकालना पड़ेगा, है ना। वो एंगस्ट्रॉम है, यहाँ पर ऐसा यूनिट क्यों नहीं करा था, क्योंकि रेशो है भाई, रेशो है तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, वो 4000 इंटू 10 की पावर -10 आ जाता, ठीक है। तो 4000 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है। और इससे क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा, एक्चुअली 2/4 0.5 हो गया ना, 0.5 इंटू 10 की पावर 8, और ये 10, ये 3 ज़ीरो है और ये 10 की पावर -10 है, ऊपर आकर +7 हो जाएगा। तो 0.5 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्स, ठीक है। यही दे रखा होगा आंसर। इन्होंने 5 इंटू 10 की पावर 14 लिख दिया, हमने 0.5 इंटू 10 की पावर 15 लिख दिया, है ना, एक ही बात है, ठीक है जी। इसके बाद आगे के भी 2-3 क्वेश्चंस हैं, ट्राई कर लीजिएगा, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं तो करा ही दूंगा, ठीक है। अगला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, TIR। इसमें ना बस रे ऑप्टिक्स में ये ध्यान रखना कि कोई भी टॉपिक ये मत पूछ लेना जी इसमें इंपॉर्टेंट बता दो, इसमें सारा ही सब कुछ इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़, कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो पूछा ना गया हो कभी भी। तो सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सारे आप करते चलिए, ठीक है। चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं।